इस रोड पे जो आप खड्डे देखते हैं ना, आपकी मोटरसाइकिल की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, रिम, उसमें डेंट पड़े हुए होते हैं। लोगों की कबाड़ियाँ चक चुकी हैं, जो पीठ कहते हैं ना अपन, रीढ़ की हड्डी। कई लोगों की तो बाइक पे चलने वालों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी सांगानेर के अंदर। ऐसी हालत है, मेट्रो की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं। सर मेट्रो की जरूरत यहाँ ज्यादा थी, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए थी। जो 10 साल कांग्रेस ने वहां पे खर्च करे। आप ये बात सांगानेर में बैठ के बोल सकते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप कहेंगे। मैं सर, आप जैसे कि जयपुर से छोड़ के सांगानेर पे आ रहे, तो मैं वापस सांगानेर पे आ रहा हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं राजीव चौधरी जी के पास। राजीव चौधरी जो कि पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 100 के। और मैं आपको बता दूं कि अब ये वार्ड 52 हो गया है और ओबीसी सीट यहाँ से आई है। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा राजीव जी की। आपके सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके कार्यकाल को पूरे 5 साल हुए। और इस 5 साल में जब आप चुनाव लड़े थे तो आपकी वार्ड की जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो क्या थी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम कहना चाहता हूं। और देखिए, जो भी पार्षद अपना कार्यकाल पूरा करता है और उसके बाद में जो भी पार्षद आता है और उसको कैरी ऑन करता है, तो उसके पास कई चुनौतियां होती है और कई खामियां ऐसे शायद हो सकता है कि मुझसे भी छूट गई हो। तो अब जो पार्षद बनेंगे उन खामियों को पूरा करेंगे। तो मेरे कार्यकाल में ऐसी कई चुनौतियां मेरे सामने थी जो पिछले कई वर्षों से लोगों के सामने थी, और वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा पार्षद आएगा जो हमारी समस्या को सुनेगा और उनका सरलीकरण भी करेगा और समाधान भी करेगा। तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता मैं। और कई प्रमुख चुनौतियां थी, रोड, सीवर, ये तो आमतौर पे हर वार्ड में समस्या होती है और मुझे मौका मिला कि लगभग इन समस्याओं का मैंने समाधान भी किया। उसके अलावा पार्कों का, पीने के पानी का, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर, कई पार्क ऐसे थे जहाँ ट्रांसफार्मर थे कई सालों से लगे हुए थे। तो मैंने चुनाव होने, जब मैं गया वार्डों में, तो लोगों ने मुझे समस्या बताई, तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तो जीत गया मैं, ईश्वर ने आशीर्वाद रखा। उसके बाद में मैंने सेक्टर 62 के अंदर श्री राम धाम का एक मंदिर है, उसके सामने एक पार्क है। उसकी 5 साल पहले जो हालत थी, बच्चों को वहाँ लगातार, पार्क तो था ही नहीं, वो एक खाली जमीन पड़ी हुई थी। वो ट्रांसफार्मर भी हटवाया मैंने, उसके बाद में उसको पार्क को डेवलप भी कराया, और ऐसे कई पार्क मैंने मेरे वार्ड में डेवलप कराए, पानी की बोरिंग भी करवाया मैंने। तो ठीक है, चल पड़ी। सर मैं थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में जो कार्य किए गए थे, लगभग कितना बजट आपके वार्ड में लगा है? पार्षदों को बराबर बजट दिया जाता है, तो वो तो सबका जो लगा है, मेयर साहब का जो लगा है वो मेरा लगा है, सबका बराबर लगा है। लेकिन बात है कि आप पर्सनली अपने वार्ड को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं, तो उसके लिए आपको कई विभागों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, और जैसे हमारे विधायक कोष, तो हमारे तो विधायक साहब थे नहीं, पर मेरी नसीब अच्छे थे उस वक्त राजस्थान में। कुछ 2.5 साल पहले विधायक नहीं थे, लेकिन सरकार आप। मैं वही कह रहा था कि सरकार हमारी थी, विधायक हमारी थी, पर सरकार हमारी थी। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने जो परिक्रमा लगाई वार्ड के विकास के लिए, सरकारी उपक्रमों में और हमारे साहब, मुख्यमंत्री साहब के वहां पे, तो मेरे को मेरे वार्ड में नहीं, आसपास के वार्डों में भी काफी अच्छा मौका मिला कार्य करवाने का। आज मेरे वार्ड में लगभग हर कॉलोनी में सीसी रोड है, और लोग इस चीज की चर्चा भी करते हैं। और 100 नंबर वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि सांगानेर विधानसभा में हर वार्ड के कंपैरिजन में आज मेरी विधानसभा में हर गली में रोड है, और वो भी सीसी रोड है। और आने वाले 20 से 25 साल तक अगर लोग उसका संयोजन सही तरीके से करेंगे तो लोगों को समस्या नहीं होगी। अच्छा, निगम में सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि ठेकेदारों की मनमानी जी। और गुणवत्ता को लेकर के। इसको लेकर के आपके वार्ड में कभी ऐसा हुआ कि कोई समस्या आई हो ठेकेदारों की तरफ से या कॉलोनी वासियों को समस्या आई हो कि गुणवत्ता को लेकर के कभी कमी आई? देखिए, जन प्रत्याशी अगर सजग रहेगा, अलर्ट रहेगा, और मौके के ऊपर जब रोड का कंस्ट्रक्शन हो, मौके को जाके संभालेगा, उसकी टीम, कार्यकर्ता, कॉलोनी वासी, तो ठेकेदार की औकात नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करे। ढलान कैसी देनी है, या कितना सीमेंट डालना है, कितनी कंक्रीट वगैरह, ये सब की सब जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर हम हमारी जिम्मेदारी का एहसास हम रखेंगे, तो ठेकेदार की औकात नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ऐसा कभी आपके 5 सालों में कोई मामला सामने नहीं? हाँ, मैं गया था कई मौकों पे और मैं ठीक करवा के आया हूँ।
कॉलोनी वालों ने, अच्छा मेरे वार्ड के लोग काफी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और सजग हैं, उन्होंने भी मुझे फोन करके बुलाया, जहां कमी उनको दिखी उन्होंने मुझे बुलाया यार, मैं मौके पे गया हूँ, मैं नहीं जा पाया तो मेरा कोई साथी हो, टीम का आदमी हो, वो मौके पे गया है और ठेकेदार का कान पकड़ के उसको ठीक करके आया है। अच्छा, ऐसा कोई बजट जिसके कार्य अभी अधूरे रह गए हो या कोई बजट लैप्स हुआ हो आपके वार्ड का? जी, बजट लैप्स किसी और कारण से, जैसे कि कहीं डामर रोड स्वीकृत हो गई और लोगों ने ये डिमांड की कि हमें भी सीसी रोड चाहिए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि थोड़ा समय दो, पर्याप्त समय दो, तो वो रोड मैंने, जैसे तुलसी नगर हमारे पास ही कॉलोनी है, इसके अंदर पहले मैं डामर रोड मैंने पास करवाई थी, तो लोगों की डिमांड थी कि हमें सीसी रोड चाहिए, तो ठीक है भाई, आपको सीसी मिलेगी तो साल 1.5 साल का मौका दो, तो सीसी रोड आज बन के कंप्लीट है। मैं एक बहुत सवाल कड़वा है हम्म। कि क्या जनता अगर आपसे पूछे कि विकास कार्यों को लेकर के पिछले 5 साल का बजट आप जनता के सामने रख सकते हैं? 100% रख सकता हूं मैं, और हर कॉलोनी में रख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है कि हम ये नहीं सोचते कि फलाना वार्ड के उस बूथ के अंदर बीजेपी का कोर वोटर है तो वहां काम नहीं कराएंगे, हमारे यहाँ नहीं चलता बिल्कुल भी। और आप मुझे कॉलोनी का नाम लो, अभी बैठे बैठे मैं आपको गिना सकता हूँ कि उस कॉलोनी की उस गली के अंदर और उस मकान के सामने ये काम हुआ है, इतनी मैं औकात रखता हूँ, और मुझे मेरा पूरे काम का डिस्क्रिप्शन मेरे माइंड के अंदर है, मैं बोल सकता हूँ अभी नहीं, ऑन पूरे कैमरा। पूरे 5 साल मैं कहता हूं कि आप अपने वार्ड को लेकर के नहीं, जयपुर में आप फेमस रहे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी आपके पास थी नगर निगम की, तो एक्टिवनेस तो पूरे 5 साल आपकी दिखी है। देखिए, नेता एज ए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो या कहीं किसी की आवाज दबाई जा रही हो तो उसको उठाने का मेरा काम था, और मैंने समय समय पे जहाँ पे भी मुझे लगा, मैं साथ जनता के साथ भी खड़ा हुआ हूँ, और मेरा मेजर रोल सांगानेर विधानसभा में था, क्योंकि हमारे जो पार्टी ने सांगानेर विधानसभा पे भरोसा जताया था और सांगानेर विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष चुन के दिया था हमारे पार्टी ने, तो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी पूरी सांगानेर विधानसभा की थी। साथ ही मेरा दायित्व ये भी था कि मैं मेरे बड़े भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को मजबूत करूं, और उनके विधानसभा चुनाव में मैं उनकी किसी भी तरीके से मदद कर पाता, तो उसी वजह से मैं लगातार एक्टिव रहा। तरीके से रहा। देखिए, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि का काम ही यही है कि लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। मेरा घर और मेरे गार्जियंस जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप कभी भी आइए समस्या को लेके। मेरा फोन, आज तक मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं किया, मेरे फोन में एरोप्लेन मोड है ही नहीं, आप ये मान के चलिए। और ऐसा कौन सी कंपनी का फोन? नहीं, मतलब ये तो एक फ्रेज है, कहने वाली बात है कि भाई मेरे फोन, नहीं, मतलब मैं बिल्कुल वो थोड़ा सा जब आप इस पेशे में आ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, तो फिर लोगों के बीच में जाने से बचना क्यों। और फिर उसके अलावा अपने यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि घर के बाहर कोई ऐसी प्लेट लगी हो कि पार्षद साहब से मिलने का समय सुबह 8 से 9, 10 से 12, वो कोई सिस्टम नहीं है। कभी भी आइए, रात को 10, 11, 12, 1 बजे भी मेरे घर पे मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं मिलने जाऊंगा, नहीं तो मेरा परिवार लोगों से मिलेगा और उनकी बात को सुन के उनका निराकरण करेगा। सर, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। ऐसा कौन सा यादगार लम्हा रहा पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में नगर निगम बोर्ड में, नगर निगम के समय पे, जो हमेशा याद रहने वाला हाँ, ऐसा एक लम्हा मेरे लिए विशेष है। कभी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सदन में एज ए नेता प्रतिपक्ष एंटर होऊंगा। अब पार्टी ने मेरे पे पता नहीं किस आधार पे विश्वास जताया, मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताऊं विकास जी की मुझे स्टेज फियर है, थोड़ा शाय नेचर का हूँ। उसके बावजूद सदन के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम एज ए नेता प्रतिपक्ष बन के गया और मैं जब मेरी डेस्क पे था और मैंने जब माइक पकड़ा संबोधन के लिए, वो मोमेंट शायद मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो मेरे लिए बहुत विशेष था, और आई एम सो मच हैप्पी कि मैंने मेरा कार्यकाल एक सफल नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्ण किया, और शायद लोगों के अंदर मैसेज भी अच्छा है इस चीज को लेके। एक 5 साल, अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि लगभग पिछले 2.5 सालों से भाजपा की सरकार है, नेता प्रतिपक्ष भी आप रहे, लगातार आपके आंदोलन विरोध ये चलता रहा, तो एक जैसे ही कि नाम आता था कि नीचे राजीव चौधरी कल इस जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे या विरोध जताएंगे, तो प्रशासन बहुत अलग तरीके से एक्टिव हो जाता था, जाब्ते को 3 गुना बढ़ा दिया जाता था। ऐसा क्यों? मोहब्बत, मेरे और प्रशासन के बीच की मोहब्बत उनको मेरे से लगाव ज्यादा था। प्रशासन ही चाहता था कि राजीव चौधरी ऐसे लीडर बने आने वाले टाइम पे, तो उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया, इसको मैं सहयोग ही कहूंगा, उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया, और शायद उन्होंने ही मेरा नाम उछालने के अंदर मेरी मदद की है। बाकी जनता के लिए
मैं लड़ने मिटने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने जब ये पेशा चूज किया है तो पूरी ताकत के साथ आम जनता के लिए हमेशा मैं खड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। और ये मेरे ब्लड के अंदर है कि लड़ना मुझे आता है, और लोगों से बेहतर मुझे लड़ना आता है, और कभी थकना नहीं आता। और आगे भी जीवन में मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजीव जी, एक सवाल अब सभी मीडिया के, यहाँ की जनता और सबके मन में चल रहा है, क्योंकि वार्ड का परिसीमन हो चुका है, वार्ड 52 52 हो चुका है, ओबीसी सीट आई है। फिर से सवाल ये है कि राजीव चौधरी जी क्या चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? आपने तो बड़ा बड़ा सीधा ही बड़ा कड़क सवाल पूछ लिया, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमारे यहाँ अलग प्रक्रिया है चुनाव लड़ने की हमारी पार्टी में। चुनाव मैंने लड़ लिया, मैं जीत गया, उसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि हमारे को एक अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और हमारे आला कमान, हमारे प्रभारी, हमारी कमेटियां, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि बेटर कैंडिडेट कौन होगा और क्या उसमें इतना मादा है कि वो उस वार्ड से चुनाव जीत के आ सकता है। तो मैं अश्योर्ड नहीं हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। कोशिश अगर जनता कहती है, मेरे भाई लोग, मेरी टीम कहती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा। अब आला कमान और पार्टी अगर मुझ में विश्वास जताएगी तो 100% मुझे टिकट मिल जाएगा, और किसी और में अगर वो भरोसा करती है, हम उसके साथ हैं। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी एक बात कही मीडिया के माध्यम से कि युवाओं को 50% युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और साथ ही मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा टिकट के लिए। गहलोत साहब ने जो बात कही है वो गलत नहीं कही है। युवाओं को 100% मौका मिलना चाहिए। और आप तो हमारे पिछले बोर्ड के अंदर कांग्रेस के पार्षदों की अगर आप एज निकाल के चेक करेंगे ना, तो आपको 50% से ज़्यादा युवा मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती यही है कि नए विजन को मौका मिले फील्ड के अंदर और नए काम करने के लिए। तो ये तो हमारी पार्टी में पहले से ही चल रहा है, युवाओं को मौका देने का। गहलोत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, युवाओं को मौका इस बार भी मिलेगा, पिछली बार भी मिला था। पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए जयपुर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है। इस बार इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? इलेक्शन में तो वही देख रहे हैं जो हर बार देखते आ रहे हैं, कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। नहीं, पिछले 10 साल से ज्यादा तो बीजेपी का बोर्ड। बोर्ड तो बना उनका है, पर प्रयास यही रहता है ना। देखो, कोई भी पार्टी चुनाव में इसी नजरिए से उतरती है कि उनको उनका बोर्ड बनाना है और अपने जो भी प्लान है, जो भी मैनिफेस्टो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हमारा इस बार भी यही रहेगा कि हम बोर्ड बनाएंगे, और निश्चित तौर पे जयपुर के अंदर इस बार भाजपा को लेके लोगों में जो नाराजगी है ना, आप पत्रकार महोदय, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग कितने खफा हैं, क्योंकि हर तरीके के तो लोगों ने टैक्स ठोक दिए, लोगों की जेब से पैसा निकालने के नए नए तरीके ईजाद किए। उसके बावजूद अगर वार्ड में सफाई नहीं हो, घर में पीने का साफ पानी नहीं आए, तो लोग निराश तो होते ही हैं। एक तरफ तो ये पार्टी बोलती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी तरफ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, एक घर के अंदर एक महिला को क्या चाहिए? टाइम पे कचरा साफ हो जाए, पीने का पानी साफ आ जाए, घर के बाहर निकलते रोड पे लाइटें जल्दी मिल जाए। उसके बावजूद अगर आपको चीजें नहीं मिले, वो भी मेट्रो सिटी के अंदर, सांगानेर विधानसभा मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिटेंसी है, लेकिन आपको एहसास होगा कि आप कोटा से भी आगे किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं। रोडों की हालत आपने देखी। ये तो इस बार ईश्वर, सांगानेर के अंदर बारिश नहीं हुई, मतलब इंद्र भगवान नाराज थे, बारिश कम हुई है। नहीं तो इस रोड पे जो आप खड्डे देखते हैं ना, आपकी मोटरसाइकिल की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, रिम, उसमें डेंट पड़े हुए होते हैं। लोगों की कबाड़ियाँ चक चुकी हैं, जो पीठ कहते हैं ना अपन, रीढ़ की हड्डी, कई लोगों की तो बाइक पे चलने वालों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी। सांगानेर के अंदर ऐसी हालत है। मैं पूरे जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर के हालात को किस तरीके से? आप जयपुर की बात कर रहे हैं, मैं बार बार मुख्यमंत्री जी की बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा लगाव इतना ज्यादा मुख्यमंत्री जी से, मैं क्या कहूँ। मेरी उम्मीद तो सांगानेर से है ना, मैं तो सांगानेर में रहता हूँ। तो मेरा डेवलपमेंट तो पहले मेरे घर के आसपास होना चाहिए, फिर मेरी कॉन्स्टिटेंसी में होना चाहिए, उसके बाद मैं जयपुर की बात करूंगा। पहले बदलाव अपने आसपास होना जरूरी है, जयपुर की बात बाद में करेंगे अपन। विकास कार्य काफी चल रहे हैं सांगानेर में, सरकार ने काफी बजट पास किए हैं, एलिवेटेड रोड देख लो, हॉस्पिटल देख लो। इसके अलावा भी अभी मेट्रो का काम लगभग 13,000 करोड़ का पूरे जयपुर के लिए पास किया। मेट्रो की बुनियाद किसने रखी थी जयपुर के अंदर? आपको पता है ना। तो ये तो काम कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस का विजन है।
भाजपा तो उसको आगे ले जाने की कांग्रेस सरकार ने जिस रूट पे मेट्रो चलाई थी, आज सबके पूरे जयपुर से मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि सबके माइंड में है कि इस रूट पे जरूरत कहाँ थी, जरूरत थी टोंक रोड पे, तो वहां क्यों नहीं। जब आज मुख्यमंत्री जी जब देख रहे हैं कि टोंक रोड पे दबाव बढ़ा है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एलिवेटेड रोड भी सांगानेर थाने से लेकर के और डिग्गी रोड सांगानेर के जो एरिया है उसके दबाव को कम करने के लिए, टोंक रोड के ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट पास किया है। जरूरत यहाँ 5 साल 10 साल पहले थी। देखिए मेट्रो का जो पिछले 5 साल भी सरकार रही, लेकिन 5 साल में मैं कह सकता हूं कि चांदपोल से लेकर के और छोटी चौपड़ तक ही केवल विकास कार्य हुआ। मेट्रो की अगर आप बात करें, देखिए पहली बात तो मेट्रो अगर घाटे में चलती है तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट का काम ही होता है पब्लिक सर्विंग का, और मेट्रो हमेशा कनेक्टिविटी से मुनाफे में आती है। आप कोई कोई सा भी एक रूट अगर आप मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, टोंक रोड पे दबाव शुरू से रहा है, क्या नहीं सोचना चाहिए था उस समय कि इस रूट पे मेट्रो पहले जरूरी मैं है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेट्रो का जो रूट होता है वो 10-15 साल पहले और आज की बात करेंगे ना तो अब टोंक रोड है ना, अब जाके कंजस्टेड हुई है। नहीं सर, टोंक रोड शुरू से ही कंजेस्टेड रहा है, तो टोंक इसका ऑप्शनल निकाला था जेएलएन मार्ग। आपकी बात सही है, लेकिन क्या जिस रूट पे मेट्रो चल रही है क्या वहां पे लोगों को मेट्रो की जरूरत नहीं है? इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं। सर मेट्रो की जरूरत यहाँ ज्यादा थी, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए थी। जो 10 साल कांग्रेस ने वहां पे खर्च करे, आप ये बात यहाँ से करनी चाहिए थी। जो 10 साल कांग्रेस ने वहां पे खर्च करे। आप ये बात सांगानेर में बैठ के बोल सकते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप कहेंगे। मैं सर, आप जैसे कि जयपुर से छोड़ के सांगानेर पे आ रहे, तो मैं वापस सांगानेर पे आ रहा हूँ। मेट्रो केवल एक सांगानेर का मुद्दा नहीं है, मेट्रो सर पूरी सर राजधानी का सर मुद्दा मैं है। गड्ढों की बात जब कर रहा हूँ, मैं गड्ढों की बात जब जयपुर की कर रहा हूँ, तो आप कहते हो मेरा मुख्यमंत्री जी से लगाव है, तो मैं वापस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल टोंक रोड पे आना चाहिए ना, और टोंक रोड पे आ गया ना। उस समय क्यों नहीं? नहीं उस समय की बात किया, उस समय भी लाउटी जी, उससे पहले यहाँ पे सरकार तो 5 साल पहले भी रही थी सर। 5 साल पहले, लेकिन जयपुर की जनता को पूरी कोई मेट्रो चाहिए। आज जिस दबाव जिस तरह ट्रैफिक का जयपुर में है, मैं भी वही कह रहा हूँ। आप खड्डों की तुलना मैं भी वही कह रहा हूँ कि क्या सिविल लाइंस में खड्डे नहीं है, या प्रताप जी रहे थे जब खड्डे नहीं थे, या खड्डे अब हो गए? सिविल लाइंस में खड्डे हैं, काफी है सिविल लाइंस तो साहब मुख्यमंत्री जी की एक रोड है वहां पे। सर। उस समय नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। देखो अलग अलग क्षेत्र में समस्याएं होती है पर उनका निराकरण भी तो क्या होना चाहिए। जालूपुरा क्षेत्र में समस्या नहीं? नहीं समस्या है, पहले भी थी और आज भी है। समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण आप नगर निगम में आपने देखी शिकायतों की पेंडेंसी देखी आपने कितनी है? आपने देखी आज ही के अखबार में अगर आप पढ़ेंगे। मैं उसी को लेकर के कहना चाह रहा हूँ कि जो इस बार जो आप लोग इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं बोर्ड को लेकर के, क्योंकि पिछले 11 साल से बीजेपी का कब्जा यहाँ पे है। देखिए अगर हमारा बोर्ड बनता है ना तो मैं सबसे बड़ी हमारी जो प्राथमिकता रहेगी नगर निगम के अंदर पोर्टल पे जो समस्याओं की जो पेंडेंसी पड़ी है उसका जो एक हम टाइम शेड्यूल तय करेंगे, और वो टाइप ऑफ समस्या पे है। जो समस्या 3 दिन की है तो उसको 3 दिन में निराकरण करेंगे, जो 7 दिन की 7 दिन में, लेकिन उसका एक शेड्यूल तय करेंगे और उस टाइम के अंदर वो समस्या समाप्त होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको लंबा खींचे गए, 1-1 महीने 2-2 महीने पेंडेंसी चलती आ रही है और लोग फोन पे फोन कर रहे हैं पोर्टल पे, उसके बावजूद निराकरण नहीं हो रहा। तो सब प्रॉब्लम जब होती है जब समस्या का निराकरण हो। समस्या होना तो ये तो ह्यूमन नेचर है, समस्या तो होगी। घर में अगर आप लाइट लगाओ, लेकिन आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम आएंगे? हम आएंगे तब करेंगे वही ना। कह रहा हूँ। नहीं हम अभी तो चुनाव में 20 दिन 25 दिन बाकी है ना बोर्ड बनने में। मैं कह रहा हूँ हम आएंगे तब ये चीज, हमारा मैनिफेस्टो ही इस तरह का रहेगा कि लोगों की सरकार और लोगों के लिए सरकार। तो मेरे साथ है अभी नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी जी और वार्ड नंबर 100 से रहे पूर्व पार्षद राजीव जी, जिनसे हमने बात की, और ऐसी ही जो वार्ड की समस्याएं हैं, पार्षद हैं, इन सब से हम बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।